सुबह से ही घर का माहौल थोड़ा गर्म था। रुपेश की अपने पिता से रात को किसी बात पर अनबन हो गई थी। यह पहली बार नहीं हुआ था, ऐसा अक्सर ही होता था। रुपेश के विचार अपने पिता के विचारों से बिल्कुल अलग थे, पर रुपेश अपने पिता को ही अपना आदर्श मानता था और उनसे बहुत प्रेम भी करता था। रुपेश बहुत ही साफ दिल इंसान था। किसी भी तरह के दिखावे या बनावटीपन की उसकी ज़िंदगी में कोई जगह नहीं थी। रुपेश के पिता अखिलेश सिंह लखनऊ के प्रतिष्ठित व्यक्ति थे। बड़े बड़े लोगों के साथ उनका उठना बैठना था। उन्होंने अपनी मेहनत से कपड़ों का बहुत बड़ा कारोबार खड़ा किया था। इस बात का उन्हें बहुत गुमान भी था, और होता भी क्यों नहीं। तिनके से ताज तक का सफ़र उन्होंने अकेले ही तय किया था। रुपेश को इस बात का बिल्कुल घमंड नहीं था। अपने माता पिता की इकलौती संतान होने का फ़ायदा उसने कभी नहीं उठाया था। रुपेश की माँ उमा ने उसकी बहुत अच्छी परवरिश की थी। उसमें संस्कारों की कोई कमी नहीं थी। हर किसी का आदर सम्मान करना और ज़रूरतमंदों के लिए दिल में दया रखना उसका स्वभाव था। वह घर के नौकरों से भी बहुत तमीज़ और सलीके से बात करता था। उसके स्वभाव के कारण वह अपने दोस्तों में भी बहुत प्रिय था। आधी रात को भी अगर कोई परेशानी में होता था तो एक फ़ोन आने पर रुपेश तुरंत उसकी मदद के लिए पहुंच जाता था। किसी के काम आकर उसकी सहायता करके रुपेश को बहुत सुकून मिलता था। 11 दिसंबर का दिन था। दोहरी खुशी का अवसर था। रुपेश के पिता अखिलेश सिंह का जन्मदिन था और साथ में उनकी नई फैक्ट्री का उद्घाटन भी था। इस अवसर पर घर में बहुत बड़ी पार्टी का आयोजन किया गया था। रुपेश की मां ने सुबह ही उसको चेतावनी देते हुए कहा, शाम को मेहमानों के आने से पहले घर जल्दी आ जाना। रुपेश देर से घर नहीं आता था, पर ऑफिस के बाद दोस्तों के साथ कभी इधर उधर चला भी गया तो घर आने में थोड़ी देर हो जाती थी। अपने पिता का इतना बड़ा कारोबार होने के बाद भी रुपेश एक मैगजीन के लिए फोटोग्राफी का काम करता था। उसे इस काम में शुरू से ही दिलचस्पी थी और उसने तय किया था कि अपने काम से ही एक दिन खुद की एक पहचान बनाएगा। उसकी सैलरी बहुत ज़्यादा नहीं थी, पर रुपेश को बहुत ज़्यादा की ख्वाहिश कभी रही भी नहीं। वह बहुत थोड़े में ही संतुष्ट होने वाला इंसान था। शाम होने को आई थी। मेहमानों का आगमन शुरू हो गया था। रुपेश भी ऑफिस से आकर अपने कमरे में तैयार होने चला गया था। अखिलेश सिंह और उनकी पत्नी उमा मुख्य द्वार पर मेहमानों का स्वागत करने के लिए खड़े थे। रुपेश भी तैयार होकर आ गया था। थोड़ी ही देर में उनका बगीचा मेहमानों की उपस्थिति से रौनक हो चुका था। रुपेश की मां के बहुत जोर देकर बोलने पर भी रुपेश ने अपने किसी दोस्त को पार्टी में आने का आमंत्रण नहीं दिया था। टेबल पर केक रख दिया गया था। रुपेश के पिता ने केक काटकर पहला टुकड़ा अपनी पत्नी उमा को खिलाया, फिर दूसरा टुकड़ा लेकर वह बेटे को खिलाने लगे तो रुपेश ने उनके हाथ से केक ले लिया और उन्हें खिला दिया। फिर अपने पिता के पैर छूकर बोला, जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामनाएं पिताजी। अखिलेश सिंह ने बेटे को सीने से लगा लिया। रुपेश की मां यह सब देखकर बहुत खुश हो रही थी। बहुत कम ही अवसर होते थे जब बाप बेटे का यह स्नेह देखने को मिलता था। नहीं तो विचारों में मतभेद के कारण दोनों में बात करते करते बहस शुरू हो जाती थी और बातचीत का सिलसिला कई दिनों तक बंद रहता था। वेटर स्नैक्स और ड्रिंक्स लेकर घूम रहे थे। अक्सर बड़ी बड़ी पार्टियां और समारोहों में ऐसा ही होता है और इस तरह की पार्टियों को ही आधुनिकता का प्रतीक माना जाता है। इस तरह की पार्टियां रुपेश ने बचपन से ही अपने घर में देखी थी। उसके बावजूद भी वह इस तरह की पार्टियों का आदी नहीं था। ऐसे माहौल में
उसे बहुत जल्द घुटन महसूस होने लगती थी। रुपेश के पिता ने उसको आवाज़ देकर बुलाया, रुपेश इधर आओ, रंजीत अंकल से मिलो, कब से तुम्हें पूछ रहे हैं। रंजीत अंकल अखिलेश सिंह के बहुत करीबी मित्रों में से एक थे और उनका भी लखनऊ में अच्छा खासा कारोबार फैला था। रुपेश ने हेलो अंकल बोलकर उनके पैर छुए तो वह बोलने लगे, यार अखिलेश, तुम्हारा बेटा तो हाई फाई करने के ज़माने में भी पैर छूता है, आधुनिकता से कितनी दूर है। तुम्हें कितनी बार समझाया था कि एकलौता बेटा है तुम्हारा, इसे अमेरिका भेजो पढ़ाई के लिए, थोड़ा तो आधुनिक होकर आता। रुपेश चुपचाप मुस्कुराता हुआ खड़ा था। रंजीत अंकल फिर बोलने लगे, और बताओ कैसी चल रही है तुम्हारी फोटोग्राफी की नौकरी। अब छोड़ो भी, यह सब क्या मिलता है, यह सब करके अब अपने पिता के कारोबार की डोर संभालो। जितनी सैलरी तुम्हें मिलती है उतनी तो तुम्हारे पिता घर के नौकरों में बांट देते हैं। अपने पिता की शख्सियत का तो ख्याल रखो। पिता की शख्सियत की बात सुनकर रुपेश ने अपनी चुप्पी तोड़ने का निर्णय ले लिया था। रुपेश बोला, अंकल, काम को लेकर मेरा नज़रिया जरा अलग है। काम कोई भी छोटा या बड़ा नहीं होता और मुझे नहीं लगता कि मैंने आज तक ऐसा कोई भी काम किया है जिससे मेरे पिताजी की छवि खराब हो गई हो, उनकी शख्सियत को कोई हानि पहुंची हो। फोटोग्राफी मेरा शौक़ है, इस काम को करने से मुझे खुशी मिलती है। और रही बात पैसों की, तो ज़्यादा पैसों की ना मुझे ज़रूरत है और ना ही कोई चाह। बोलते बोलते रुपेश की आवाज़ ने जोर पकड़ लिया था। अखिलेश सिंह को रुपेश का इतने खुले आवाज़ों में बात करना पसंद नहीं आया। उन्होंने लगभग चिल्लाने के लहजे में बोला, चुप हो जाओ रुपेश, यह कोई तरीका है बात करने का। अपनी इस बदतमीजी के लिए तुम्हें अभी माफ़ी मांगनी होगी। रुपेश ने साफ इनकार करते हुए कहा, माफ़ी किस बात की पिताजी, मैं कोई गलती नहीं करी है, सिर्फ अपनी बात रखी है। आप ही बताइए कि मैंने आज तक ऐसा कौन सा काम किया है जिसकी वजह से आपको शर्मिंदा होना पड़ा हो। अखिलेश सिंह बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता रुपेश, मेरे प्रतिद्वंदी भी इस पार्टी में मौजूद है, सबके सामने मेरा मजाक मत बनाओ। रुपेश बोला, मुझे किसी की परवाह नहीं है पिताजी कि कौन देख रहा है और कौन क्या सोच रहा है। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप मुझे, मैंने जब से होश संभाला है तब से आज तक उस दिन का इंतज़ार कर रहा हूँ जब आप मुझे समझोगे। इंसान बड़ा काम, बड़ा कारोबार कर कर ही बड़ा नहीं होता पिताजी। छोटे छोटे काम करके भी इंसान अपनी एक पहचान बना सकता है। बड़े बनने का सफ़र भी तो छोटे सफ़र से ही तय होती है। इस बात का उपकरण तो आप खुद भी हैं पिताजी, फिर आप क्यों नहीं समझते। अखिलेश सिंह का सत्र खत्म हो चुका था। अब बात उन्हें अपनी प्रतिष्ठा पर चोट पहुंचने जैसी लग रही थी। उन्होंने रुपेश से कहा, तुम या तो रंजीत अंकल से माफ़ी मांगो या अभी इसी वक्त घर से निकल जाओ। रुपेश की माँ उमा, जो इतनी देर से दूर खड़े होकर सब देख सुन रही थी, बोलने लगी कि पति की प्रतिष्ठा का ख्याल करना जरूरी है, पर बेटे के आत्मसम्मान को चोट पहुंचाकर नहीं। पति से बोली, यह क्या बोल रहे हो आप, इतनी सी बात के लिए कोई अपनी इकलौते औलाद को घर से जाने के लिए कहता है क्या। अखिलेश सिंह को जब गुस्सा आता तो वह किसी की भी नहीं सुनते थे। हमेशा की तरह उन्होंने उमा को बोलकर चुप करा दिया था। रुपेश बोला, मुझे नहीं पता था पिताजी कि आपको अपने बेटे से ज़्यादा इन बाहरी लोगों की परवाह है, जो आज आपके साथ सिर्फ आपकी शरीयत की वजह से है। यहाँ खड़ा हुआ हर एक इंसान आपके लिए अपने दिल में इज्जत लिए नहीं खड़ा है, बल्कि अपने दिमाग में आपसे जुड़ा नफ़ा और नुकसान लिए खड़ा है। इस सच्चाई को आप स्वीकार नहीं करना चाहते। ऐसा बोलकर रुपेश माँ के पास आया और पैर छूकर बोला, माँ तुम अपना ख्याल रखना। उमा पति से गुहार लगाती रही,
पर अखिलेश ने एक नहीं सुनी। वे चिल्लाते हुए बोले, जाओ, तुम्हारी हैसियत ही क्या है मेरे बिना? 4 दिन में वापस आ जाओगे। ठोकरें खाकर हंसी खुशी भरे माहौल का अंत इस तरह से होगा, यह किसी ने कल्पना नहीं की थी। इस घटना को पूरे 5 वर्ष बीत चुके थे, पर ना रुपेश वापस आया था और ना ही उसकी कोई खबर आई थी। बेटे के जाने के गम में उमा की तबीयत दिन ब दिन खराब होती जा रही थी। अक्सर बीमार रहती थी। उनकी ज़िंदगी में खुशी और चेहरे में हंसी हमेशा के लिए चली गई थी। अखिलेश सिंह को भी बेटे के जाने का बहुत अफसोस था। उस दिन की बात के लिए उन्होंने अपने आप को ना जाने कितनी बार कोसा था। एक माँ को उसके बेटे से दूर करने का दोषी भी वे खुद को ही मानते थे। अकेले में रुपेश को याद करके कई बार ये रो भी लेते थे। एक माँ के लिए उसकी औलाद का उससे दूर जाना बहुत बड़े दुख का कारण बन जाता है, पर एक पिता के लिए उसके जवान बेटे का घर छोड़कर चले जाना जिंदगी सदमे से कम नहीं होता। उमा और कमज़ोर ना पड़ जाए, इसीलिए उसके सामने अखिलेश सिंह खुद को कारोबार में व्यस्त रखने का दिखावा करते थे। वे अक्सर उमा को ये बोलकर शांत कराते थे कि आज नहीं तो कल आ ही जाएगा तुम्हारा बेटा। उमा अपने मन में सोचती कि मैं माँ हूँ उसकी, मुझे पता है वह स्वाभिमानी और दृढ़ निश्चयी है। एक बार जो ठान लेता है वह करके ही शांत होता है। अचानक एक दिन फ़ोन की घंटी बजी। सुबह के 10 बज रहे थे। उमा दूसरे कमरे में थी। नौकर ने फ़ोन उठाया और ज़ोर से चिल्लाया। उमा एकदम से चौंक गई। दूसरे कमरे से ही नौकर को चिल्लाते हुए बोली, क्यों चिल्ला रहे हो? किसका फ़ोन है? छोटे साहब का है। कौन है मैडम? नौकर बोला। उमा को अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वे फ़ोन की तरफ लपकी और नौकर के हाथ से फ़ोन लगभग छीनते हुए रोकर बोली, हेलो रुपेश बेटा, कैसे हो बेटा? 5 साल लगा दी अपनी माँ को याद करने में। घर वापस कब आ रहे हो बेटा? तू ठीक तो है ना? रुपेश बोला, बस बस माँ, तुम रोगी तब तो कुछ बोल पाऊँगा ना मैं। पिताजी कैसे हैं? आप दोनों की तबीयत तो ठीक है ना? आए दिन दोनों की खबर लेता रहता था, पर आज इतने सालों बाद आपकी आवाज़ सुनकर मन की बहुत तसल्ली हो गई। माँ पिताजी से बात कराना। रुपेश मैं बात किया तो उमा बोली, वे ऑफिस में है। बेटा तू सब कुछ छोड़, पहले बता घर वापस कब आ रहा है? कहाँ है तू? मैं अभी ड्राइवर को भेजती हूँ तुझे लाने के लिए। रुपेश हंसते हुए बोला, मैं लंदन में हूँ माँ, लंदन में। आश्चर्य से बोली उमा, बेटा यहाँ क्यों? बता, तू ठीक तो है ना? किसी तकलीफ़ में तो नहीं हो ना? अब जब औलादें अपने माता पिता से दूर हो जाती है किसी कारण से, तो ऐसी ही चिंता उन्हें घेरे रहती है कि वे किसी गलत संगत में ना पड़ जाए। अकेले खुद को कैसे संभालेंगे? उमा के बार बार बीमार रहने की वजह भी यही सब चिंताएं थी। रुपेश सोचने लगा कि माँ ने 5 साल मेरे बिना कैसे निकाले होंगे। पता नहीं माँ की बातों से उसको शर्म आ रही थी। मेरी बात सुनो माँ, रुपेश बोला। घर से निकलने के बाद मैं 2 साल लखनऊ में ही था। जिस मैगजीन के लिए मैं काम करता था उसकी तरफ से ही मुझे 3 साल पहले एक प्रोजेक्ट के लिए लंदन भेजा गया था। मेरा प्रोजेक्ट बहुत ही सफल रहा। यहाँ लंदन में मेरे काम की बहुत ही सराहा गया और अगले महीने यहाँ एक पुरस्कार समारोह का आयोजन है जिसमें तुम्हारे बेटे को बेस्ट फोटोग्राफर ऑफ द ईयर का पुरस्कार मिलने वाला है। माँ, आपके और पिताजी के आशीर्वाद और मेरी इतनी सालों की मेहनत का परिणाम मुझे इस पुरस्कार के रूप में मिलने जा रहा है। मेरी बहुत इच्छा है कि इस अवसर पर मेरा परिवार, मेरे माता पिता मेरे साथ रहे। मेरी ज़िंदगी की इतनी बड़ी खुशी को बांटने के लिए आज मेरे साथ यहाँ कोई नहीं है। माँ बोलते बोलते रुपेश का गला भर आया था। ऊपर उमा की आंखों से निकले आंसुओं में थी। उसके आंखों को भिगो दिया था और उनका दिल खुशी से चिल्लाने को कर रहा था
कि मेरे बेटे की हैसियत देखने वाले, देखो आज अपनी मेहनत से मेरा बेटा किस मुकाम पर पहुंचा है। दूसरे देश में जाकर दूसरे लोगों के बीच में अपने काम से अपनी पहचान बनाना अपने आप में बहुत बड़ी जीत का प्रमाण है। रुपेश ने आगे बोला, माँ आपके और पिताजी के लिए लंदन की टिकट भेज रहा हूँ, पिताजी को लेकर जल्दी यहाँ आ जाओ। माँ, हाँ बेटा, हम जरूर आएंगे, उमा ने कहा। कौन से माता पिता नहीं चाहेंगे कि दुनिया की नज़रों में अपने बेटे के लिए इतना मान सम्मान और इज्जत देखना। तुम हमें यह अवसर दिया है, हम जरूर आएंगे बेटा, जरूर आएंगे। ऐसा कहकर उमा ने फ़ोन रख दिया। आज समय को अपनी परवरिश पर बहुत नाज हो रहा था। 5 साल की जुदाई का दर्द आज बेटे की सफलता के आगे उसे बहुत छोटा लग रहा। वे बहुत बेसब्री से रुपेश के पिता के घर वापस आने का इंतज़ार कर रही थी। फ़ोन पर इतनी बड़ी खुशखबरी वे नहीं देना चाहती थी कि बेटे की सफलता की खुशी को अपनी आंखों में उसके पिता के चेहरे पर देखे। दरवाजे की घंटी बजी तो नौकर ने जाकर दरवाज़ा खोला। रुपेश के पिता जैसे ही घर के अंदर दाखिल हुए कि उन्होंने जो देखा उसकी कल्पना नहीं की थी। उमा अपनी खोई हुई मुस्कान चेहरे पर लिए हुए खड़ी थी। देखते ही बोले, अखिलेश सिंह, इतने साल बाद तुम्हारे चेहरे पर खुशी देखा तो बहुत सुकून मिल रहा है। इसकी वजह बताएगी कि नहीं? तुम्हारा बेटा वापस आ गया क्या? उमा बोली, जी नहीं बेटा नहीं आया, पर आज दोपहर में उसका फ़ोन आया था। इस खबर को सुनने का इंतज़ार वे भी ना जाने कब से कर रहे थे। कैसा है वह, मेरे बारे में पूछा कि नहीं? उसने नाराज़ है? अब तक मेरे से उनकी उत्सुकता बढ़ती ही जा रही थी। उमा बोली, बिल्कुल नाराज़ नहीं है और बार बार आपको ही याद कर रहा था। और सुनिए, लंदन में है हमारा बेटा, बेटा लंदन में है। सुनकर रुपेश के पिता सोफे से उठ खड़े हुए। जी हाँ, लंदन में, और अगले महीने यहाँ एक बहुत बड़े पुरस्कार से सम्मानित होने जा रहा है आपका बेटा। बोलते हुए मिठाई का एक टुकड़ा उमा ने अखिलेश सिंह के मुंह में डाल दिया था। उनकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। तुम सच कह रही हो न उमा? उमा बोली, जी हाँ बिल्कुल सच। अखिलेश सिंह ने उमा को सीने से लगा लिया और दोनों अपने आंसुओं को रोक नहीं पाए। उमा ने खुद को संभालते हुए कहा, आगे तो सुनिए, हमारे लिए लंदन की टिकट भेज रहा है। पुरस्कार समारोह में वह हम दोनों के साथ शामिल होना चाहता है। अखिलेश सिंह के आंसुओं का बहाव और तेज हो चुका था। जिस बेटे को 5 साल पहले उन्होंने बोला था कि तुम्हारी हैसियत क्या है मेरे बिना, उसने अपनी हैसियत से शख्सियत तक का सफ़र क्या बखूबी पूरा किया था। आंसुओं ने उनके चेहरे को पूरी तरह से भिगो दिया था और बेटे से मिलने की तड़प में दिल मचल उठा था। ऐसा लग रहा था कम से कम क्षण भर के लिए मेरे सामने आ जाए और मैं जी भर के देख लूं। यह कहानी आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं और ऐसे ही कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।